हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की सेंट्रल एक्साइज में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एसएसआई एग्जेम्पशंस। अच्छा, फुल फॉर्म क्या है सर एसएसआई एग्जेम्पशंस का? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एग्जेम्पशंस। जो छोटी यूनिट्स होती हैं ना, जो छोटी यूनिट्स होती हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाना कहीं से कोई बुद्धिमानी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अधिक आएगी। और दूसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये यूनिट्स कहीं ना कहीं हरास्ड होंगी एक्साइज ड्यूटी लगाने से। हमें इनको प्रमोशन करना है, प्रमोशनल इंसेंटिव देना है बाय चार्जिंग नॉट टू चार्ज ड्यूटी। इज इट क्लियर? हम लोग इनके ऊपर ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, हम इनको माफ करेंगे और जो माफी मिलेगी ना वो नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी। किसके थ्रू मिलेगी? नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेगी। अच्छा सर, ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या सारे एसएसआईज के ऊपर कंपल्सरली अप्लाई होता है क्या? ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एसएसआई एग्जेम्पशन ऑप्शनल है, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी। इफ यू जस्ट वांट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन यू कैन अवेल इट, but if you just don't want to avail the benefit of this notification, that is up to you to pay the amount of duty from the first rupees of your clearance. Is it clear? आप अपने क्लियरेंस से जितना भी आप क्लियरेंस करते जाओ, रिमूव करते जाओ सामान को, पे कर दो ड्यूटी। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू जस्ट डोंट वांट टू अवेल देन, बट इफ यू वांट टू अवेल यू आर फ्री टू गेट योर ऑप्शन। आप अपने ऑप्शन को ले सकते हो। तो पहली चीज तो ये कि जो एसएसआई एग्जेम्पशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखने जा रहा हूं, नॉट मैंडेटरी बट ऑप्शनल। नॉट मैंडेटरी बट ऑप्शनल, ये आपको ऑप्शन देता है, कंपल्शन नहीं देता। तो सर एक बात बताइए, फिर से एक नई चीज कि जो यूनिट्स छोटी होंगी हम उनको स्मॉल स्केल मान लें। क्या कोई इसमें क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है क्या? क्या यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है? बिल्कुल सेट किया गया है। अच्छा, जब हम बाकी एक्ट्स की बात करते हैं, जब बाकी कानूनों की बात करते हैं तो वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इन्वेस्टमेंट बेस्ड स्मॉल माना गया है। अगर कोई कंपनी इतने तक की नेटवर्थ या इतने तक की प्लांट एंड मशीनरी यूज करती है, देन इट इज टू बी नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बट हेयर अंडर द एक्साइज एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन, those units which have a limited clearance, on the basis of that clearance units will be treated as small scale। यानी क्लियरेंस के बेसिस पर हम इन यूनिट्स को, रिमूवल ऑफ गुड्स के बेसिस पर हम इन यूनिट्स को क्या मानेंगे? स्मॉल स्केल मानेंगे। यानी टर्नओवर बेस्ड आप कह सकते हैं टर्नओवर बेस्ड एग्जेम्पशन है। सर कैसे है? कोई यूनिट एसएसआई तब मानी जाएगी, कोई यूनिट एसएसआई तब मानी जाएगी, ढंग से सुनना, अगर लास्ट ईयर क्लियरेंस नॉट मोर देन 400 lakhs। क्लियरेंस 4 करोड़ से अधिक नहीं था। पिछले साल लास्ट ईयर में क्लियरेंस 4 करोड़ से अधिक नहीं है तो वो एसएसआई मानी जाएगी।
current year up to clearance up to rupees 150 lakhs nil. ओके, यानी नो ड्यूटी. अगर आपकी सेल लास्ट ईयर में 400 लाख का यानी 4 करोड़ का क्लियरेंस करती है तो वह एसएसआई इस साल के लिए है, और फर्स्ट 150 लैक्स के लिए उसके क्लियरेंस पर कोई ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी इस साल. अच्छा, रेस्ट क्लियरेंस नॉर्मल ड्यूटी. कौन सी ड्यूटी? नॉर्मल ड्यूटी. तो हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो ये याद रखनी है कि इस साल की एसएसआई के ड्यूटी का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो केवल 150 लाख तक मिल सकता है. 1.5 करोड़ ऑफ क्लियरेंसेस तक ये बेनिफिट मिल सकता है. मैं फिर से बोलता हूं कि इस साल करेंट ईयर में हमें एसएसआई के तौर पे, एसएसआई के तौर पे 150 लैक्स तक कोई ड्यूटी नहीं देनी अगर हम एसएसआईज हैं. और एसएसआई हैं या नहीं इस साल के लिए डिपेंड करता है लास्ट ईयर के क्लियरेंस पे. अगर लास्ट ईयर का क्लियरेंस हमारा 400 लाख से अधिक नहीं है तो हम इस साल के लिए 1 अप्रैल से एसएसआई का बेनिफिट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे. कहने का मतलब सर आप ये बोलना चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 में हमारा क्लियरेंस था 350 लैक्स. ओके, तो फाइनेंशियल ईयर 14-15 में टोटल क्लियरेंस है मेरा, मान लेते हैं 380. ओके, इस 380 में 150 पर नो ड्यूटी और बाकी 230 पर नॉर्मल ड्यूटी. इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, आपके इस साल के एसएसआई का एग्जेम्पशन बेस्ड होता है लास्ट ईयर के क्लियरेंस पर. अगर लास्ट ईयर का क्लियरेंस 4 करोड़ से कम है तो इस साल आपको 150 लैक्स यानी 1.5 करोड़ तक कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती. और यही जो ड्यूटी नहीं देनी पड़ती ये एसएसआई एग्जेम्पशन के कारण है. इस साल आप एसएसआई बन गए. सर हो सकता है ये 350 इस साल 580 बन जाए. साल के शुरू में सपना नहीं ना देखा था आपने? जी सर. तो 580 पर 150 पर नो ड्यूटी, बाकी 430 पर नॉर्मल ड्यूटी. लेकिन अगर अब फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात करें तो हमारा अगर क्लियरेंस टोटल 200 लाख भी होगा ना, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 15-16 की बात करें और हमारा क्लियरेंस 200 लैक्स है तो देखो क्या इसके पिछले साल में 400 लैक्स को क्रॉस कर गया था? जी सर. तो आप यहां पर नॉर्मल ड्यूटी देंगे, नो एसएसआई एग्जेम्पशन, नो एसएसआई एग्जेम्पशन. दैट्स इट. अब समझ में आई बात? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई. आप ये बोलना चाहते हैं कि एसएसआई का बेनिफिट हमें क्लियरेंस के बेसिस पर मिलता है और वो भी लास्ट ईयर का क्लियरेंस हमारे इस साल के एसएसआई बेनिफिट को हाँ या ना करता है. सर एक बात बताइए, ये जो आप नोटिफिकेशन बोल रहे हैं, आप जो एग्जेम्पशन ये बोल रहे हैं, ये किसके नाम से, कौन सा नंबर है? तो आप याद रखेंगे हमेशा, ये हर जगह काम आएगा. नोटिफिकेशन नंबर 8/2003, नोटिफिकेशन नंबर 8/2003, नोटिफिकेशन नंबर 8/2003. इज इट क्लियर? नोट कर सकते हैं? करें. हटा रहे हैं.
जी सर। सर ये जो एसएसआई का एग्जेम्पशन है, वेदर इट कवर्स all the products, all the excisable products, whether it covers all the excisable goods covered, not at all. अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि एसएसआई का एग्जेम्पशन हर एक यूनिट या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को दे देंगे, तो आपके दिमाग में गलत बात चल रही है। आप उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करें, और रेक्टिफाई ये करेंगे कि एसएसआई एग्जेम्पशन का बेनिफिट केवल वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं जो इस एसएसआई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। नॉर्मली सारे के सारे गुड्स एसएसआई एग्जेम्पशन के बेनिफिट्स में आते हैं। मैंने फिर बोला, नॉर्मली सारे के सारे गुड्स एसएसआई एग्जेम्पशन के नोटिफिकेशन के दायरे में कवर होते हैं, लेकिन पान मसाला, टोबैको, ये सब प्रोडक्ट हमारे एसएसआई एग्जेम्पशन के बेनिफिट में नहीं आते जी। हाउएवर टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, वॉचेस, मैचेस का मतलब वो मैच नहीं, मैच बॉक्स, मैचेस, some textile products are specifically excluded from SSI exemption। जी सर। और मैंने आप लोग को ये भी बोला, अब देखो ना, पान मसाला, टोबैको, मैचेस, वॉचेस एंड सम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स आर नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर द SSI exemption, मीन्स उनको SSI का बेनिफिट नहीं मिलता। तो सर फिर एक बात बताइए, आपने आते ही आज बोला है क्लास स्टार्ट करते समय, दिस इज एन ऑप्शन, दिस इज एन नॉट अ कंपल्शन थिंग टू फॉलो दिस एसएसआई एग्जेम्पशन। क्यों ना फॉलो करें सर? अगर आप हमें कोई बेनिफिट दे रहे हैं, इफ एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ नॉट टू पे ड्यूटी, देन व्हाई नॉट टू अवेल दिस बेनिफिट? ऑप्शन है to go with 8/2003 notification, not to go with। तो सर आखिर फायदा क्या हुआ? अगर आप जाएंगे तो नो सैनवेट क्रेडिट, you can avail the benefit of Senvet credit। सर आप ये बोलना चाहते हैं Senvet क्रेडिट का बेनिफिट बिल्कुल नहीं ले पाएंगे? अगर हम एक बार कंफर्म हो गया दैट आई जस्ट वांट टू गो विद नोटिफिकेशन नंबर 8/2003, whether should I be stopped to not to get the benefit of Senvet credit beyond 150 lakhs or up to 150 lakhs? Again the problem is there। अगर आप नोटिफिकेशन नंबर में जाते हैं तो आप 150 लाख रुपए तक के क्लियरेंस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देते। पक्की बात है ना? आप 150 लाख तक के क्लियरेंस पर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देते, 1.5 करोड़ तक के क्लियरेंस पर कोई एक्साइज ड्यूटी आप नहीं देते। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ जाती है सर, हमें सैनवेट क्रेडिट दो चीज़ों का मिलता है। हमें सैनवेट क्रेडिट दो चीज़ों का मिलता है व्हेन टू गेट सैनवेट बेनिफिट, सैनवेट क्रेडिट बेनिफिट। तो अब हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हम सैनवेट क्रेडिट का बेनिफिट कब अवेल करेंगे एसएसआई के केस में। अगर आपने नहीं अवेल किया, यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ सैनवेट क्रेडिट फ्रॉम द फर्स्ट रूपी ऑफ योर क्लियरेंस। इज इट क्लियर? यस सर। बट द प्रॉब्लम विल अराइज इन दोज सिचुएशन वेयर द मैन्युफैक्चरर एसएससी फॉलोज नोटिफिकेशन नंबर। सर आप थोड़ा आगे बढ़िए,
बात समझ में आ गई। अगर हम बात करें सैनवेट क्रेडिट की, तो दो तरह के चीज़ों पर सैनवेट मिलता है क्रेडिट का। सैनवेट क्रेडिट दो चीज़ों पर मिलता है, एक इनपुट्स पर और एक कैपिटल गुड्स पर। एक इनपुट्स पर और एक कैपिटल गुड्स पर। जो हमें सैनवेट क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है वो दो चीज़ों का मिलता है, एक इनपुट्स पर और एक कैपिटल गुड्स पर। जब हम बात करें बियॉन्ड 150 lakhs अवेल सैनवेट क्रेडिट। सर बस इतना सा? जी बिल्कुल आसान है। अगर आपने सामान खरीदा है शुरू के केस में, अब मान लो ये मेरा समय है 12 महीना, मेरे 150 लाख तक के क्लियरेंस पे जितना भी इनपुट यूज हुआ होगा उस पर नो सैनवेट। अच्छा, लेकिन अगर हमारा सामान इसके बाद का है जो क्लियरेंस हुआ है, अब तो हमें कोई एसएसआई का बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम तो नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी का पेमेंट कर रहे हैं। और अगर ड्यूटी का पेमेंट यहाँ कर रहे हैं तो जो इनपुट आप यहाँ यूज करोगे उसका सैनवेट क्रेडिट आपको मिल जाएगा। जी सर, बिल्कुल सही बात आपने बोली, और ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कहीं हमको कष्ट नहीं देती। जी सर आगे चलिए। ये तो आपने बताया हमें इनपुट्स के बारे में, अब जरा हमें बताइए कैपिटल गुड्स के बारे में। इनपुट आप डे टू डे खरीदते हैं क्या? डेली आप सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल डेली खरीदते हो, हर दूसरे तीसरे दिन रॉ मटेरियल खरीदते हो? बोलो हाँ सर, जब जब ज़रूरत पड़ेगी ना हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, 4 दिन बाद 5 दिन बाद। और कई ऑर्गेनाइजेशन में तो डेली 10-10 बार रॉ मटेरियल आते हैं, महीने में 10 बार 20 बार रॉ मटेरियल्स आते रहते हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम अपने बिजनेस में डेली या हर महीने कैपिटल गुड्स खरीदते हैं क्या? क्या क्या नहीं खरीदते सर। सालों में एक बार मशीन आती है, साल 2 साल 3 साल 4 साल में एक बार मशीन आती है, और उसको हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। फिलहाल कॉमन सेंस यही कहता है। जी, तो अगर उस कैपिटल गुड्स का यूज कर रहे हैं, ये हमारा क्लियरेंस है। ये क्या है? क्लियरेंस है। ये 150 लाख है, ये 150 लाख के प्लस वाला है। क्या है? ऊपर का हिस्सा। अगर 500 का सेल हुआ है साल भर में तो 150 लाख का क्लियरेंस एंड 350 का क्लियरेंस। तो सर जो कैपिटल गुड्स हमने खरीदा होगा ना, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, यहाँ खरीदा होगा, कहीं भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कैपिटल गुड्स यहाँ खरीदा है तो क्या उस कैपिटल गुड्स का यूज केवल इतनी सेल के लिए होगा या आने वाले कई सालों तक के लिए होगा? सर कई सालों तक के लिए होगा। तो ये बात तो तय हो गई, अगर कैपिटल गुड्स का यूज कई सालों तक होगा तो आपको बस एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जब तक आप इस लिमिट को पार ना कर जाओ, 150 लाख की लिमिट को जब तक आप पार ना कर जाओ, तब तक आप कैपिटल गुड्स पर पे किए गए ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं लोगे। इज इट क्लियर? जितना आपने कैपिटल गुड्स के एक्विजिशन पर ड्यूटी का पेमेंट किया है, if you just want to get the benefit or credit of that duty on clearance of the goods, then you can't avail it up to the clearance of rupees 150 lakhs. You can get the benefit of Senvet credit beyond 150 lakhs. Is it clear? यहाँ के बाद आप इस ड्यूटी का पूरा हिस्सा क्रेडिट पर ले सकते हो, कहीं कोई मनाही नहीं की गई है। इस 150 लाख को क्रॉस करने के बाद आपका जितना भी सेल होगा उस पर जितनी भी ड्यूटी बनेगी, उस ड्यूटी में से आप कैपिटल गुड्स पर पे की हुई ड्यूटी का सेनमेट क्रेडिट ले सकते हो। सर ये भी बात समझ में आ गई और बहुत ही जेन्युइन और अच्छी तरह कंसेप्चुअल है। तो आफ्टर क्लियरेंस ऑफ रुपीज 150 lakhs get Senvet credit।
और मैं इसकी 4 लाइनें आपके सामने पढ़ देता हूं। सैनविट क्रेडिट ऑन इनपुट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ units availing the benefit of notification number ये no Sandved credit is available in respect of inputs up to clearance of 150 lakhs। ठीक है, इसके बाद के क्लियरेंस पर बेनिफिट मिलेगा। कैपिटल गुड्स, Sandved credit on capital goods can be availed but utilized only after clearance of 150 lakhs। जी सर, यहां तक तो हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आई होगी एसएसआई में। नोट हो गया होगा। अच्छा, एसएससी एसएसआई का बेनिफिट ले रहा है, उसके लिए एक स्पेसिफाइड लिमिट बनाई गई है। सर वो 150 400 ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे। 150 and 400 आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 60 lakhs बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट। 60 lakhs बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट। इसको हम स्पेसिफाइड लिमिट बोल सकते हैं, या इसको हम 150 एग्जेम्पशन लिमिट माइनस 60 90 लाख बोल सकते हैं। दिमाग में सेट कर लो, 90 lakhs। स्पेसिफाइड लिमिट कितनी? 90 lakhs। जैसे ही एसएससी का क्लियरेंस 90 lakhs को क्रॉस करेगा, जैसे ही एसएससी का क्लियरेंस 90 lakhs को क्रॉस करेगा, तुरंत एसएससी, मैंने फिर बोला, जैसे ही एसएससी का क्लियरेंस 90 lakhs को क्रॉस करेगा, तुरंत एसएससी एक डिक्लेरेशन सबमिट करेगा। एज एंड व्हेन क्रॉसेस द क्लियरेंसेस बियॉन्ड 90 lakhs, file a declaration before Assistant Commissioner of Excise। असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ तुरंत आप एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो, वो जाग जाएगा। आप उसको जगाने का काम कर रहे हो कि भाई जागो, और हम ड्यूटी देने के करीब पहुंचने वाले हैं। और ऐसा हर साल करना नहीं है, दैट इज टू बी वंस इन अ लाइफ टाइम। इज इट क्लियर? लाइफ टाइम का मतलब नहीं 10 साल बाद करना, दैट इज टू बी डन फर्स्ट टाइम। इज इट क्लियर? तो ये आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, वंस ओनली। तो केवल एक बार आपको ये डिक्लेरेशन देना है कि माई बाप, हमारा जो क्लियरेंस है 90 लाख को क्रॉस कर रहा है, जाग जाओ, अब हम कभी भी आपके यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं। जी, तो ये याद रखना है आपको 90 lakhs की स्पेसिफाइड लिमिट। एक और प्रॉब्लम आती है, ये नोट हो गया होगा, नहीं हुआ नोट कर लो। जो हम ये कैलकुलेशन करते हैं ना, हाउ टू कॉम्प्यूट लिमिट्स ऑफ ₹150 और 400 lakhs, कैलकुलेशन ऑफ ₹150 lakhs, कैलकुलेशन ऑफ ₹400 lakhs। प्रॉब्लम ये आती है कि सर जब हम 150 लाख की क्लियरेंस का कैलकुलेशन करते हैं
तो कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हटा देते हैं। जब हम 400 लैक्स का कैलकुलेशन करते हैं लिमिट का, तो किन किन चीज़ों को उस 400 की लिमिट में रहने देते हैं क्लियरेंसेस को, और किन किन क्लियरेंसेस को हम इस लिमिट से बाहर रखते हैं। यानी कि हो सकता है आपने सेल कई चीज़ों की हो और कई जगहों पे की हो, तो जब 150 का क्लियरेंस देखेंगे तो हो सकता है ये 3 चीज़ें इधर की और 2 चीज़ें इधर की शामिल हों। जब 400 का कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है ये 3 चीज़ें शामिल हो। मेरी बात ढंग से समझना कि आपने डिफरेंट क्लियरेंसेस किए हुए हैं, डिफरेंट क्लियरेंसेस किए हैं, किन किन क्लियरेंसेस को किन किन में शामिल करना है और किन किन में शामिल नहीं करना। तो बेटर ये है मैं ये बता दूं कि 150 का कैलकुलेशन करते समय नॉट टू इंक्लूड, शामिल नहीं करेंगे, यानी इनके अलावा जो बचेंगे वो शामिल कर लेंगे। बेटर ये है ये समझ लिया जाए नॉट टू इंक्लूड, ये समझ में आ जाए क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, बाकी जो बचा वो 400 के लिमिट्स का कैलकुलेशन माना जाएगा। जी सर, तो अब हमें बताएं पहला क्लियरेंसेस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। हम यहां पर बात कर रहे हैं, ढंग से सुनना, बहुत बड़ा कंफ्यूजन अराइज होता है, पहले ही दिमाग में कंफ्यूजन स्टार्ट, नहीं आया अब मैं पैदा कर देता हूं, नहीं आया तो पैदा कर देता हूं ताकि बाद में ये ना आए। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द एग्जेम्पशन लिमिट। ये 150 लाख की लिमिट वो है जिस पर आपको ड्यूटी नहीं देनी क्योंकि आप एसएसआई में हो, अदरवाइज ये एग्जेम्पशन इज नॉट एग्जेम्पशन एंड दैट इज एन ऑप्शनल नॉट द मैंडेटरी। तो अब आप ये समझ लो कि इस 150 की हम यहां बात नहीं कर रहे, हम 150 के कैलकुलेशन में उन क्लियरेंसेस को हटाने जा रहे हैं ताकि पता चले इस 150 के लिमिट में क्या आएगा, जो किसी दूसरे नोटिफिकेशंस के थ्रू या किसी सिस्टम के थ्रू माफ हैं, एग्जेम्प्टेड हैं, जिन पर कोई ड्यूटी लगती ही नहीं, नील रेट ऑफ ड्यूटी और 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स, उनको हम हटा रहे हैं। हम इस 150 को नहीं हटा रहे, यानी हमारे पास 10 सामान हैं, 10 जगहों पर हमने क्लियरेंसेस की। देख लो किन पर हमारा किन किन सामानों पर ड्यूटी नील रेट है या 100% एग्जेम्प्टेड है, तो उन सामानों को हटा दो और जो बचेंगे वो अपने आप 150 की क्लियरेंस के लिए शामिल हो जाएंगे। तो पहला तो ये, तो क्लियरेंसेस ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। दूसरा एक्सपोर्ट क्लियरेंस, यानी क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट क्लियरेंस। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए अगर आपने क्लियरेंस कर रखा है उसको भी हम इसमें से हटा देंगे, ठीक है ना। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, अगर हम किसी यूनिट्स का किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं 150 के लिमिट से हटा दो। अगर आप ब्रांड नेम और ट्रेड नेम को यूज कर रहे हैं तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क अगर आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे तो उस पर आपको 100% ड्यूटी देनी ही देनी है। जी सर। क्लियरेंसेस ऑफ इंटरमीडिएट कैप्टिव कंजम्पशन, ये तो मालूम है, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बताया था। तो कैप्टिव कंजम्पशन हम सामान को खुद यूज करेंगे, दैट इज नॉट द क्लियरेंस आउटसाइड द प्रीमाइसेस, तो उसको भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है ना। इन 4 चीजों को हटाने के बाद आपके पास जो बचता है, अगर मान लो इन चारों क्लियरेंसेस को जोड़ दिया जाए तो ये आते हैं 100 लैक्स और अदर क्लियरेंसेस हैं मेरे 200 लाख, तो टोटल क्लियरेंस हो गया मेरा 300 लाख। इज इट क्लियर? इस पर तो कोई ड्यूटी है ही नहीं, किनारे कर दो, वो रेस्पेक्टिव प्रोविजंस हैं उसके लिए, 100% ड्यूटी है, नो ड्यूटी नो ड्यूटी नो ड्यूटी। चलो, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो 150 के कैलकुलेशन में ये यूज होगा, 150 तक माफ होगा, 50 पर आपको नॉर्मल ड्यूटी देनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? 150 तक माफ होगा और बाकी 50 पर आपको नॉर्मल ड्यूटी देनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट दिस वन?
फर्स्ट क्लियरेंसेस टू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन, एक इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड क्लियरेंसेस टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप इनको क्लियरेंसेस करते हैं तो दीज आर नॉट कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ 400 lakhs। यानी पिछले साल जो हमारा 400 लाख था, इनको हटा दो, तब देखो 400 लाख है या नहीं। सोचो इतना हटाने के बाद 400 लाख है या नहीं, यानी कि ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। अच्छा, दूसरा एक्सपोर्ट क्लियरेंस विच इज सेम एज ऑफ 150 lakhs। थर्ड ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम विच इज सेम। And the last captive consumption which is also same। Is it clear? जी सर। तो अब हमें अगर ये कैलकुलेशन करना हो 150 लाख के कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीजें आएंगी, तो इन चार को हटा दो, बाकी जो बच्चा देख लो 150 तक माफ करो, इसके ऊपर का टैक्स लगा दो। 400 लाख के कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो 400 लाख तक के कैलकुलेशन में इन सब चीज़ों को हटा दो। अगर 600 है तो भाई इस साल आप SSI नहीं माने जाओगे। इनको हटाने के बाद अगर 300 बचता है तो इस साल आप SSI माने जाओगे और 150 तक आप माफ़ कर दिए जाओगे। सर ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, अब इसमें हमको कोई डाउट नहीं रहेगा। लेकिन अब आपने इतनी बार एक चीज़ को फोकस किया है, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम, तो उसको भी आप एक बार बता दो, व्हाट इज ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एंड व्हाट आर दिस। नोट करना है ना। तो सर अब हमें ये भी बता दो कि ये ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम क्या है। मैंने बार बार बोला ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम हटा दो। मैंने क्या बोला? ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम हटा दो। यानी ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम पर पहले रुपए से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाता है 150 के कैलकुलेशन में, और 400 के कैलकुलेशन में इसको शामिल नहीं करते। उस पर तो नॉर्मल ड्यूटी जाती है, उस पर तो नॉर्मल ड्यूटी जाती है। शैल बी पेड नॉर्मल ड्यूटी। इज इट क्लियर जी? लेकिन कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका भी एक्सेप्शन है। अच्छा, अगर इसका एक्सेप्शन है तो अगर नॉर्मल है ब्रांड नेम तो शामिल मत करो, लेकिन एक्सेप्शन है तो इसका मतलब 150 की लिमिट्स में शामिल करो, 400 लाख की लिमिट्स में शामिल करो। सर आप बिना उलझा दे रहे हैं। बेटा ये कह रहा है कि नॉर्मली शामिल नहीं होता 150 के कैलकुलेशन में, नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि नॉर्मल ड्यूटी पे की जाती है। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, इसका मतलब नॉर्मल ड्यूटी पे नहीं की जाती, इसका मतलब 150 के कैलकुलेशन में शामिल करो। अगर मैंने KVIC, NSIC या SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अगर मैंने स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या आपका KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन से कोई मदद ली है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम टिनी यूनिट्स हैं, क्योंकि हम स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, हमने उनसे मदद ली है, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मॉल स्केल रूरल एरिया के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करते हैं, अर्बन में भी प्रमोट करते हैं SSIDC और स्मॉल स्केल की यूनिट्स को। तो कहने का मतलब अगर मैंने इनसे कोई मदद मांगी है, फाइनेंस मांगा है, मशीन मांगी है, और मैं अपने प्रोडक्ट में ये लिख रहा हूँ KVIC का नाम दे रहा हूँ, मैं SIDC का नाम दे रहा हूँ, मैं NSDC का नाम दे रहा हूँ, तो नाम देने से ये ब्रांड नेम नहीं हो गया, ये ब्रांड नेम नहीं है। दैट इज नॉट टू बी सपोज दैट विच आर यूजिंग ब्रांड नेम। इज इट क्लियर? दैट मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रांड नेम एक्टिविटी। तो जब ब्रांड नेम एक्टिविटीज में उसमें से एक्सक्लूड करेंगे तो नॉर्मल एक्टिविटीज में शामिल हो जाएगा। अच्छा,
मैन्युफैक्चरर ऑफ कंपोनेंट और पार्ट्स ऑफ एनी मशीनरी इक्विपमेंट अप्लायंसेस फॉर यूज एज ओरिजिनल इक्विपमेंट इन द फैक्ट्री। अगर आप कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कंपोनेंट्स का या किसी मशीन के अप्लायंसेस का और उसको आप ओरिजिनल इक्विपमेंट की तरह अपनी फैक्ट्री में यूज करेंगे तो उसको भी एक्सक्लूड किया गया है ब्रांड नेम में। बताओ ना, मैंने अपने ब्रांड नेम को अपने यहाँ यूज किया, उसको भी शामिल नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल बियरिंग द ब्रांड नेम। अब बताओ, मैं इस पेन को बना रहा हूँ, मैं इस पेन को प्लास्टिक खरीद करके बना रहा हूँ, मैं प्लास्टिक की बॉडी बनाता हूँ लेकिन प्लास्टिक रॉ मटेरियल खरीद करके। अब प्लास्टिक को मैं खरीदता हूँ, मुझे अच्छी पेन बनानी है तो बट ऑब्वियस है मैं किसी अच्छी कंपनी की प्लास्टिक खरीदूंगा, और जब मैं अच्छी कंपनी की प्लास्टिक खरीदूंगा तो ब्रांड नेम आएगा, और जब ब्रांड नेम आएगा तो रॉ मटेरियल ब्रांड नेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आउटपुट भी ब्रांडेड हो जाएगा। मार्केट में इसको ब्रांड बनाने में मुझे टाइम लगेगा। फिलहाल ये नहीं माना जाएगा कि अगर आपने रॉ मटेरियल ब्रांडेड कंपनी का खरीदा है तो आप ब्रांड नेम यूज कर रहे हो किसी का, नहीं, ऐसा नहीं है। तो रॉ मटेरियल यू कैन बाय ऑफ एनी ऑफ द कंपनीज एवन दो ऑफ ब्रांड नेम। चलो, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन रूरल एरिया। अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो रूरल एरिया में, भले ही किसी कंपनी के ब्रांड नेम को लेकर के, आप भले ही किसी की ब्रांड नेम या ट्रेड नेम को यूज कर रहे हो और अपना आउटपुट बना रहे हो, गुड्स बना रहे हो किसी रूरल एरिया में, तो आप कर सकते हो। वो एक्सेप्शन में है, वो नॉर्मल 150 और नॉर्मल 400 के लिमिट्स में कंसीडर किया जाएगा। बस सर जी। अब सरकार को, ब्रांड नेम इज ओवर, अब सरकार को कभी कभी लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं। मूर्ख बनाने का काम कैसे करते हैं सर? तो 150 तक की छूट है ना, पिछले साल 400 लाख तक का होना चाहिए, तो 150 तक कोई ड्यूटी नहीं है। मैंने अपनी 3 फैक्ट्रीज बना दी, 200 लाख 200 लाख 200 लाख, अब सबको मिला लो तो 600 लाख। अगर एक तरफ रहता तो 600 लाख की सेल दिखती, मैं एसएसआई के बेनिफिट में नहीं आता, मुझे बनाना है सरकार को मूर्ख, तो मैंने बना दी 3 अलग अलग यूनिट्स, सेल और बढ़ी 4 यूनिट, सेल और बढ़ी 5 यूनिट। तो सरकार को हम कब तक मूर्ख बनाएंगे? और सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, तो सरकार कहती है हम ऐसे फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर मुझे लगता है कि आपने इन डिफरेंट यूनिट्स को बना रखा है, यानी कंपनियों को बना रखा है, ऑर्गेनाइजेशंस को बना रखा है केवल अपनी सेल या क्लियरेंसेस को कम दिखाने के लिए, ताकि आप एसएसआई का बेनिफिट यानी नोटिफिकेशन नंबर 8/2003 का बेनिफिट उठा सकें, तो हम आपके इन सारे क्लियरेंसेस को क्लब कर देंगे। मैंने क्या वर्ड यूज किया? क्लबिंग के प्रोविजन इनकम टैक्स में भी पीछा नहीं छोड़ते, क्लबिंग के प्रोविजंस हमारे एक्साइज में भी पीछा नहीं छोड़ते। तो क्लब कर देंगे, आपकी डिफरेंट यूनिट्स पर जितनी सेल हुई है उनको क्लब करके आपसे वो बेनिफिट छीन लिया जाएगा। तो हमें वो फैक्टर्स, वो ग्राउंड तय करने पड़ेंगे, वो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जो हमें इस चीज़ का प्रॉपर एविडेंस दें कि हाँ, हमने वो अलग अलग पार्टनरशिप फॉर्म्स बना रखी हैं, मैं अलग अलग कंपनियों में एज अ डायरेक्टर्स की पोस्ट होल्ड कर रहा हूँ, बट द अल्टीमेट इंटेंशन टू इवेट द अमाउंट ऑफ टैक्स। जी सर, तो उस केस में हम आपका क्लबिंग कर लेंगे। मैं ये 4 लाइनें पढ़ देता हूँ तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द डिपार्टमेंट नॉर्मली डिनाइज द बेनिफिट ऑफ द एग्जेम्पशन। डिपार्टमेंट डिनाई करता है इस एग्जेम्पशन को ऑन द ग्राउंड दैट वन मैन्युफैक्चरर वांट टू स्प्लिट अप 1 unit into various units to take the advantage of nil duty clearances up to 150 lakhs in respect of each unit. It is the contention of the department that there is considerable revenue loss. डिपार्टमेंट को क्या हो रहा है? रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। When the manufacturer deliberately plans his affairs in this manner while continuing to exercise managerial control over all the units. अलग अलग होते हुए भी वो सब पर कंट्रोल करके बैठा है और कहता है कि हमको सब में 150 का बेनिफिट दो। Therefore, the department denies the benefit of this exemption when they find common directors, common shareholders, common employees or common uses of facilities including fund. The reason for commencing investigation are same adjoining location. ठीक है, लेकिन केवल ये सोच लेना कि कॉमन एम्प्लॉयज हैं। अगर मान लो मेरे यहाँ कोई एक एम्प्लॉय काम करता है, दूसरी जगह भी जाकर काम कर रहा है, तो क्या मैं उसको क्लब कर दूँ उस कंपनी को, उस कंपनी को एक मान लोगे? नहीं सर, हमें फैक्ट्स पर जाना पड़ेगा।
हमें ग्राउंड रूट्स पर जाकर के बात करनी पड़ेगी कि माजरा क्या है। कॉमन शेयर होल्डर का होना ही सफिशिएंट नहीं है, हमें वो रीजंस फाइंड आउट। कॉमन डायरेक्टर्स का होना ही सफिशिएंट नहीं है, कॉमन फैसिलिटीज का होना सफिशिएंट नहीं है। कॉमन आप बिजनेस को शेयर करते हो, एक प्रीमाइसेस उसको दो अलग अलग लोग शेयर करते हैं, जरूरी नहीं कि वो दोनों लोग एक ही जगह सेल करने के ना करने के पर्पज से एक ही प्रीमाइसेस को दो लोग शेयर कर रहे हैं, रेंट अलग अलग दे रहे हैं। हो सकता है जेन्युइन चीज हो, भाई एक प्रीमाइसेस है, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें, हो सकता है। तो आपको ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स you cannot club the things, you cannot club the clearances of all the units together। तो आपको ये पूरी तरह फ्रीडम नहीं दी गई है। केयरफुली यू हैव टू चेक द ग्राउंड्स, आफ्टर दैट क्लब ऑल द टर्नओवर्स और क्लियरेंसेस। अब केस लॉज हैं, मैं उन केस लॉज की बात करता हूं। इफ वन पर्सन ओन्स अ फैक्ट्री, अगर मैं किसी एक फैक्ट्री में हूं, मेरे कंट्रोल में है, वो मेरी फैक्ट्री है, और मैं किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूं, तो क्या जोड़ दे दोनों के टर्नओवर? अरे सर वो पार्टनरशिप फर्म है, ये आपकी अपनी फैक्ट्री है, इसका मतलब दूसरा, उसका मतलब दूसरा, अलग अलग रहने दो। बिल्कुल सही है, फैक्ट्स कहते हैं, हमको फैक्ट्स पर जाना पड़ेगा, केवल इसका होना ही सफिशिएंट नहीं है जी। फैक्टर्स सच एज कॉमन लोकेशन ऑफ फैक्ट्रीज, कॉमन एक्सपेंसेस, कॉमन पार्टनर्स, common trademark, sharing of machinery uses, mutual financial transaction without interest not enough to club clearances। और आज की डेट में मैक्सिमम लोग अपने आप को इसी बेसिस पर बचा भी ले जाते हैं, क्योंकि हर चीज, किसी चीज का कॉमन होना इज नॉट अ सफिशिएंट क्राइटेरिया टू क्लब ऑल द क्लियरेंसेस टुगेदर सो दैट द बेनिफिट शुड नॉट बी गिवन टू एन एसएससी। ऐसा नहीं है, आपको मेन ग्रॉस रूट पर जाकर के चेक करना पड़ेगा, क्या एसएससी का इंटेंशन ऐसा है कि उससे टैक्स की चोरी हो सके? अगर हाँ तो आप कर लें। कॉमन एम्प्लॉइज, प्रॉक्सिमिटी ऑफ फैक्ट्रीज, क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप आर नॉट सफिशिएंट वेयर टू यूनिट्स आर फंक्शनिंग इन द सेम कमिश्नरेट and having separate registration cannot be clubbed. Units separately incorporated with a separate plant not clubbed because of the common directors। देखो ना कितनी बड़ी बड़ी बात बोला है। पहले तो कहता है कि कॉमन डायरेक्टर, कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन एम्प्लॉयज होने पर क्लब कर दो, लेकिन केवल कॉमन होने से आप क्लब नहीं करेंगे। ग्रॉस रूट पर जाकर के आपको फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे कि इसका इंटेंशन क्या था। अगर आपको लगता है इंटेंशन टैक्स की चोरी करना था ताकि हम लोग स्प्लिट करके यूनिट्स को 150 लाख का बेनिफिट ले सकें, तो आप वहां क्लब कर देंगे। जी सर, तो आपका ये चैप्टर होता है ओवर। इज इट क्लियर? लास्ट एक और केस लॉ है टेक्नो डिवाइस का, मैं पढ़ देता हूँ। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अगर एक प्रीमाइसेस में एक जगह पर कई फैक्ट्रियों के अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सारी फैक्ट्रियाँ एक आदमी की हैं या क्लब कर देना चाहिए, गलत हो जाएगा ना। हो सकता है कि एक जगह पर एक समय पर कई फैक्ट्रियों के अकाउंट्स रखे जाते हैं। Maintenance of accounts of various units by a single person and at one office is not a ground for justifying clubbing। जी सर, तो कहने का मतलब ये कि आपका एसएसआई का चैप्टर होता है खत्म। उम्मीद है, क्या है? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।